मैंने विशाल तरल सिस्टम की मदद से अपनी एक कोयले की टुकड़ी को विशाल पत्थर में और एक बोरी चावल को अनाज के भंडार में बदल दिया। कंजूसी से खर्च कर आखिरकार अपने छोटे भाई के साथ मुश्किल वक्त पार किया। पर क्या सोच था, ठंडी हवा थोड़ी थमी तो भाई ने मुझे बर्फ के गड्ढे में ढकेल दिया। अगर तुम उस शरण स्थल पर खड़े ना होते तो मैं विशाल तरल सिस्टम से और भी ज्यादा सामान बनाकर अपनी देवी सुखिन और उसके परिवार का ख्याल रख सकता था। भाई, तुम हर चीज में अच्छे हो, बस महिलाओं की कदर करना नहीं जानते। फिर से जन्म लेने पर भाई मुझसे पहले आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया कि वो विशाल तरल सिस्टम से जुड़ना चाहता है। मुझे पता था वो भी फिर से जन्मा है। मैं हंसा और माइक्रोस्केल सिस्टम का इस्तेमाल कर एक बेहतरीन आलीशान मकान का मॉडल अपने बेस में बदल दिया, साथ ही खुद को भी छोटा कर लिया। इस तरह मैं सबकी नजरों से ओझल हो गया। सिस्टम ने कहा, कृपया अपने अपने सिस्टम चुने। ये बात और ये सीन इतने पहचाने हुए क्यों लग रहे थे? मेरा दिमाग अभी भी थोड़ा घुमा हुआ था। अभी अभी तो भाई ने मुझे बर्फ के गड्ढे में धकेलकर ठंड से मरने दिया था। अचानक एक गहरी याददाश्त की लहर ने मुझे होश में ला दिया। मैं विशालकाय बनाने वाले सिस्टम को पकड़ चुका हूँ। सिस्टम तो पहले ही तेरा भाई से जुड़ चुका है। वो मुझ पर गर्व से एक नजर डालता है, लेकिन उसकी आंखों में छुपी खुशी छुप नहीं पाती। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मैं फिर से जन्मा हूँ, उस दिन पर जब मैं और मेरा भाई सिस्टम चुन रहे थे। मैं अपने दिल में ठंडी हंसी हंसता हूँ। अगर तू इतना चाहता है कि सू स्टार का हाफ्ता बन जाए, उस हरी भरी चाय वाली का गुलाम बन जाए और मेरे जैसे 5 साल तक तेरी रक्षा करने वाले असली भाई पर वार करे, तो इस बार मैं तेरा कुछ नहीं करूंगा। मैं अपने भाई को जो खुशी से झूम रहा है देखता हूँ और कहता हूँ, तो तू अब अपना छोटा करने वाला सिस्टम अपना ले। अच्छा, सिस्टम तो पहले ही तुझसे जुड़ चुका है। वो अपने नए सिस्टम के साथ प्रयोग करने को बेताब है। वो अपने पास रखे एक छोटे लाइटर को 100 गुना बड़ा कर देता है। वो छोटा लाइटर तुरंत एक बड़ा अग्निशामक बन जाता है। हाँ हाँ, सच में विशालकाय बनाने वाला सिस्टम अब मेरा ही है। मैं तिरछी नजर से अपने भाई को देखता हूँ। यही है वो किंगडुआ जो मैंने अपने जान से भी ज्यादा बचाया था। पिछली जिंदगी में जब बर्फीला अंत आया था, सभी लोग अपने घरों में फंसे थे और भूखे प्यासे मर गए थे, लेकिन हमारे घर में कुछ राशन और गर्माहट के लिए कोयला मचा था। मैंने विशालकाय बनाने वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें बड़ा किया और हम मुश्किल से 6 साल की ठंडी अवधि से बच गए। मेरे भाई की बीवा, स्कूल की खूबसूरत लड़की सू किंग, हमारे नीचे के फ्लैट में रहती थी। भाई ने मुझसे मदद मांगी कि मैं उनके लिए खाना और ईंधन बड़ा कर दूं, लेकिन मैं दिल के ठंडे होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। मेरी मदद के बिना सू किंग का परिवार 6 साल तक नहीं टिक पाया और वे जल्दी ही बर्फ के मूर्ति बन गए। मैं अंत के दौर से बच गया, लेकिन आखिरकार मर गया अपने ही भाई के हाथों, जिसे मैं बचाने की कोशिश कर रहा था। सच में मजाक है भाई, अब विशालकाय सिस्टम मेरा है। तुझे जलन नहीं होती? आखिर मैं जो चाहता हूँ सब कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तेरा छोटा करने वाला सिस्टम तो बस खुद को गायब करने जैसा ही है। भाई शायद देख रहा है कि मैं फिर से जन्मा हूँ या नहीं। उसकी आंखों में एक सतर्कता भी है। मैं एक सिगरेट जलाता हूँ, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, धुआं के छल्ले छोड़ता हूँ। आखिर सब तो जीते जी बस झेलते रहते हैं। तुझे बड़ा बोझ उठाना पसंद है तो उठा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जब पता चला कि मेरे छोटे भाई को उस विशाल सिस्टम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, तो मैं थोड़ा राहत की सांस ली। मुझे पता था कि इस बार वो अपनी देवी को चाटने जरूर जाएगा, और अगर इसी को वो सिस्टम का पता चल गया तो छोटे भाई का इस अंत समय में सुरक्षित रहना नामुमकिन था। हर कोई उसे एक बड़ा अनाज भंडार समझेगा। छोटा भाई उत्साहित होकर घर से बाहर भागा और नीचे सू किंग के कमरे का दरवाजा खटखटाया। सू किंग का चेहरा ठंडा था। उसने कहा, लिन श्याओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? छोटा भाई तुरंत झुककर उसके सामने हंसने लगा। उसकी नापसंदगी की परवाह किए बिना बोला, खुई खुई, मुझे तुमसे बड़ी बात करनी है। दरवाजा बंद होते ही मैं तुरंत अपना फोन खोलकर तारीख देखी। 14 तारीख थी। अभी ज्यादा समय था, ठंडा आंधी आने में 5 दिन बाकी थे। मैं तुरंत कार लेकर नजदीकी मॉल गया, सीधे खिलौनों की दुकान और मॉडल्स की दुकान पर पहुंचा। मैंने चावल, आटा या तेल नहीं खरीदा, बल्कि 100 अनुपात में एक शानदार लग्जरी विला मॉडल का सेट लिया। हो, वो मुझे डुबो नहीं पाई। मैं अपने घर छोड़ने का सोच भी नहीं रहा। बस अब मैं एक अलग अंदाज में जीना चाहता हूँ। मैं पागलपन की हद तक कार्ड इस्तेमाल करता रहा जब तक मेरा बैलेंस 0 ना हो गया। दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई जानता था कि ठंड बहुत करीब है, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराया नहीं कोई तैयारी की। उसे पता था कि उसका बड़ा होने वाला सिस्टम खाना बड़ा कर सकता है, इसलिए वो बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि थोड़ा उत्साहित भी था। मुझे भी पता था कि भाई क्या उम्मीद लगा रहा है। वो चाहता है जब सामान कम हो जाए तब वो आगे आए और अपनी देवी सू किंग और उसके परिवार को बचाए, ताकि सू किंग पूरी तरह से उसके प्यार में डूब जाए। मैं हमेशा सोचता था कि वो सिर्फ सच्चा दीवाना है, पर पता चला वो तो पूरी तरह से टॉप लेवल का दिलचस्प लड़का है। रात को जब भाई घर लौटा, उसकी आंखों में जोश था, जैसे वो सू किंग के साथ पहले ही जुड़ चुका हो। भैया, तुम कह रहे हो कि अगर मैंने सू किंग और उसके परिवार को बचा लिया तो क्या सू किंग मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? मैंने ठंडे दिल से कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। सू किंग मुझसे पागल होकर प्यार करेगी। भैया सच बताओ, क्या तुम मुझसे जलते हो? मैंने भाई की बात पर ध्यान नहीं दिया, बस अपने मॉडर्न्स में व्यस्त हो गया। मुझे पहले ही एक बार भाई ने बहुत परेशान किया था, अब मैं दोबारा वैसा होने नहीं दूंगा। भैया, तुम्हारे पास 2 लाख उधार है क्या? मैं सू किंग को एक बैग खरीदना चाहता हूँ। भाई बिना झिझक बोला, नहीं, मैंने अभी कुछ फिगर खरीदे हैं, पैसे खत्म हो गए। मैंने भौहें चढ़ाई, तुम फिगर क्यों खरीद रहे हो? अब कौन सा टाइम है? मैं मॉडल्स के साथ खेलना चाहता हूँ, गलत क्या है?
तुम्हारा रिएक्शन इतना बड़ा क्यों है? भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि पैसा बर्बाद हो रहा है। हाँ 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 भैया, मुझे याद है तुम्हारे कैबिनेट में 2 और हर्बल सिगरेट थी। नहीं, मैं उन्हें मोहल्ले के गार्ड को दे चुका हूँ। रिश्ते अच्छे रखना जरूरी है। तुम गुस्सा नहीं होगे ना? भाई हंसते हुए बड़ा शरारती लग रहा था, शायद मेरी तारीफ का इंतजार कर रहा था। जब मैं आया तो पता चला भाई ने न केवल वो बड़ा फ्लावर सिस्टम हासिल कर लिया, बल्कि मेरी आखिरी संपत्ति भी खत्म कर दी। ये साफ पता चल रहा था कि वो मेरी मुसीबत देखना चाहता है। अगर मैं फिर से जन्मा नहीं होता और मेरे पास सिस्टम नहीं होता तो इस ठंडे और खतरनाक समय में मैं कभी जिंदा नहीं बच पाता। भाई की वही छोटा आदमी जैसा ताना मारने वाली शक्ल देखकर मेरी उससे नफरत और बढ़ गई। मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने भाई के लिए सब कुछ किया है। हमारे माता पिता जल्दी चले गए और मैंने बड़े भाई होने के नाते पिता की जिम्मेदारी संभाली। मैंने जल्दी से काम शुरू कर दिया, जबकि भाई पढ़ाई कर रहा था। भाई पढ़ाई में अच्छा नहीं था, पर मैंने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया। उसका खर्चा हमेशा गेम्स में जाता था। ये सब पैसे मैंने दिन रात मेहनत करके कमाए थे। बाद में भाई कॉलेज में था और मैं अपनी मेहनत से शहर में घर खरीद चुका था। फिर भाई को भी अपने साथ बुला लिया कि हम साथ रहें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। नीचे जो रहता है वो मेरा छोटा भाई है, जिसे सालों से स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की सू किंग से क्रश है। दोनों तो स्कूल के साथी थे, लेकिन कभी खास दोस्त नहीं बने। बाद में सू किंग के परिवार की तबीयत खराब हो गई और वे इस कॉलोनी में आकर रहने लगे। लेकिन जैसे ही मेरे भाई ने सू किंग को देखा, जो दिखने में बड़ी मासूम और प्यारी थी, उसकी चपलता जाग उठी और वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना ही नहीं, जब सबसे ठंडे और मुश्किल वक्त में मैंने उनके परिवार की मदद करने से मना किया, तो भाई ने मेरी नींद में चोरी छुपे हमारी सारी सामान का आधा हिस्सा सू किंग के घर भेज दिया। मैं इस पर कुछ नहीं कर पाया, बस अपना दरवाजा ताला लगा दिया ताकि और लोग हमारी सामान को न छीन सके। पता चला भाई की नजर में मैं उस लड़की से भी कम हूँ जिसे वो पसंद करता है। अब मैं भाई से पूरी तरह मायूस हो गया हूँ, पर कोई बात नहीं। भाई हंसते हुए मेरे कंधे पर थपथपाता है। भाई, तू बड़ा दिलदार है, मुझे पता था तू ऐसा करेगा। मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं पहले जाकर सोता हूँ, तुम भी ज्यादा परेशान मत हो। मैं पलटते ही अपने स्टडी रूम में छुप गया और अपनी आखिरी दिन की पावले, डूम्सडे पावले बनानी शुरू कर दी। मैंने सोलर पावर बैंक और कुछ छोटे वर्चुअल बैटरी भी खरीद लिए हैं, जिससे मैं सिकुड़कर भी बिना रुके लगातार पॉइंट पा सकूं। जो भी चीजें मुझे चाहिए थी, मैं सब कुछ तैयार कर चुका हूँ। अब बस शांत होकर बचे हुए वक्त का इंतजार करना है। मेरा छोटा भाई सोचता है उसके पास बड़ा होने का सिस्टम है, इसलिए वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने अपने फूलदान से पैसे निकालकर कुछ डिब्बे इंस्टेंट नूडल्स खरीदे और चुपके से अपने बिस्तर के नीचे छुपा लिए, जैसे मैं उसे छीनने वाला हूँ। मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। ये जो घर मैंने खरीदा है, आम लोगों के लिए तो ये एक सुरक्षित ठिकाना है, लेकिन मेरे लिए जो सिकुड़ चुका हूँ, ये पूरी दुनिया बहुत बड़ी है। इसलिए मैंने एक और जगह देखी, जो मेरी स्टडी रूम में रखा मेरा पैनोरामिक इको टैंक है। ये खास 5 रेंगने वाले जीव पालने के लिए बनाया गया तापमान नियंत्रित बॉक्स है। मैंने कभी अपने भाई को इस तरीके के बारे में नहीं बताया। ये इको टैंक ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 1 मीटर लंबा है, लेकिन मेरे लिए जो 100 गुना सिकुड़ चुका हूँ, ये एक सुपर एस्टेट है जिसमें अलग अलग जलवायु सिस्टम है। बॉक्स का तापमान नियंत्रित करने के लिए मुझे अपने स्पेयर फोन का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए मुझे डर नहीं है कि मेरा भाई इसे पकड़ पाएगा, और अगर पकड़ भी ले तो वो अंदर नहीं आ सकता। इसके अलावा मैंने खास तौर पर कार लेकर शहर से बाहर किसी फार्म हाउस पर गया और वहां माइक्रो सिस्टम का इस्तेमाल करके एक पूरा खेत सिकुड़ा लिया है। मैं इस छोटे से टुकड़े जमीन को ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ कि सिर्फ मैं ही खा सकूं, इतने बड़े सब्जियां उगाऊं और अपने आप को पूरी तरह से संभाल लो। मैंने कई छोटे छोटे गमलों में सक्यूलेंट पौधे भी छोटा करके साथ ले आया, जैसे मेरा अपना जंगल। एक झटके में मैंने जो मॉडल्स और सामान ऑर्डर किए थे, सब गिर गए। उस वक्त कड़क कराती ठंड बस 1 दिन दूर थी। मैंने पूरा सेटअप अपने इको टैंक में लगा दिया। वो छोटा सब्जी का खेत पहले ही तैयार था। घर में छोटे छोटे फर्नीचर और बड़े बड़े खाने के सामान रखे हुए थे। मेरे लिए एक चावल का दाना एक पूरा खाना था और एक बोतल मिनरल वाटर एक पूरी जलाशय जैसी। मैंने अपने छोटे भाई के बाहर जाने का फायदा उठाकर माइक्रो सिस्टम की मदद से सारे सामान सेट कर दिए। जब रात गहरी हुई और सब सोने लगे, तो मैंने अपने पसंदीदा स्टडी रूम का दरवाजा बंद करके सब कुछ चेक कर लिया। पिछले कुछ दिन भाई बड़ा उत्साहित था, मानो उसने सोशीकर्ता बनने की तैयारी पूरी कर ली हो, इसलिए उसकी मेरी फिक्र नहीं थी। इको टैंक में मैंने पहले से ही सब कुछ सेट कर दिया था। छोटे छोटे फैन लगे थे जो हवा का सही चक्कर बनाए रखते थे, जिससे मैं वहां सालों रहूं तो भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। 500 मिली की कोला की बोतल मैंने छोटा नहीं किया था, बल्कि उसे उल्टा कर अपने बनाए हुए वाटर टावर पर रखा था, ताकि मेरी खुशियों का पानी की तरह स्रोत बने। अंदर एलईडी लाइट्स लगी थी और मैं अपने फोन से दिन रात का चक्र भी कंट्रोल कर सकता था। पूरी रात मेरी मेहनत रंग लाई। इको टैंक एकदम छोटा सुरक्षित आश्रय बन गया था। कुछ बड़े बड़े ब्रेड बीटल्स लकड़ी के छिलकों में रेंग रहे थे, जो मेरी प्रोटीन की सप्लाई थे। आश्रय के बाहर मेरा शानदार विला मॉडल था, जिसमें असली चमड़े के सोफे और आरामदायक ट्रेस थे। अब मैं आराम से बैठ सकता था और कड़कड़ाती ठंड के आने का इंतजार कर सकता था। आखिरी आधे दिन में भाई सुकिंग के घर नहीं गया। सुकिंग के माता पिता कुछ मायूस दिख रहे थे, पर भाई उनकी नफरत की परवाह नहीं करता था।
बस सुकिंग के घर सामान ले जाने में लगा था। मैंने कई बार सुकिंग की माँ को सीढ़ियों पर पड़ोसियों से शिकायत करते सुना कि ऊपर वाला लड़का कितना परेशान करता है और वो रोज मेरे घर के पास करीब आती रहती है। उसे थोड़ा समझदारी तो होनी चाहिए। तुरंत ही एक पड़ोसी ने उसके बारे में मजाक उड़ाया, लगता है वो तुम्हारी बेटी को पकड़ना चाहता है, तुम्हें तो अच्छा दामाद मिल जाएगा। सुकिंग की माँ ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो नहीं जानती, पर वो तो कोई ठीक ठाक नौकरी भी नहीं करता। अब 20 के करीब की उम्र हो गई है और अभी भी अपने भाई के साथ रहता है। माँ बाप पर बोझ है। वो गरीब और तंग दिल देखकर मेरी बेटी से शादी का सपना देखता है। मेरी बेटी तो अमीर घर की बेटी है, वो उसका दामाद बनने के लायक भी नहीं। मैंने ध्यान नहीं दिया, सब कुछ अनसुना कर दिया। ठंड का मौसम आने में अभी 1 घंटा बाकी था। मेरे भाई ने फोन किया, भाई क्या हुआ? मेरी आवाज में कोई खास बदलाव नहीं था। फैक्ट्री में अंडे आ गए हैं, आज रात में स्क्रू लगाने पूरी रात काम करूंगा, वापस नहीं आऊंगा। भाई ने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिर में मुझे कुछ नहीं कहा, बस बोला अपना ध्यान रखना। फोन काटने के बाद मैं समझ गया कि वो भी मुझे सच में सावधान करने वाला नहीं था। वैसे भी मैं बस ये चाहता था कि वो समझे कि मैं अब इस घर से दूर हूँ। फिर मैंने मोबाइल उठाकर स्टडी रूम में रखे इको टैंक को खोला और उसमें कूद गया। मैंने फिर से माइक्रो सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार चीजों को छोटा नहीं किया, खुद को छोटा किया। थोड़ी चक्कर आने के बाद मैं पूरी तरह छोटा हो गया। पहले जो तंग सी जगह थी अब बड़ी और खुली लग रही थी। मैंने ये रिस्क इसलिए लिया क्योंकि पिछले जन्म में मैंने देखा था कि जो चीजें विशाल बनती है ठंड के बाद वो अपने असली आकार में वापस आ जाती है। इसलिए मुझे लगा कि माइक्रो सिस्टम भी ऐसा ही होगा। ठंड खत्म होने पर सिस्टम बंद हो जाएगा और मैं फिर से अपने असली आकार में लौट जाऊंगा। देखते हुए विशाल मल्टी प्लांट फॉरेस्ट और विला, मुझे दिल से राहत मिली। अब मुझे ठंड की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, खासकर जब मेरा भाई घर पर नहीं था। मैंने लिविंग रूम और गलियारे में पिनहोल कैमरे लगा दिए ताकि मैं फोन की स्क्रीन पर फिल्म देखते हुए घर के अंदर बाहर की हर हरकत देख सकूं। हो ना हो, मैंने सू किंग के घर के बाहर भी एक छुपा हुआ माइक्रोफोन लगा दिया। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, न केवल आवाज साफ आती है बल्कि छोटी छोटी आवाजें भी साफ सुनाई देती है। ये सब करने के बाद मैंने फोन को विला के लिविंग रूम में टीवी की तरह सेट कर दिया। मैं दांत की सफेद लकड़ी से बने छोटे फावड़े को लेकर खेत में गया और ध्यान से मिट्टी खोली। मिट्टी तैयार होने पर मैंने स्ट्रॉबेरी के बीज कट कर बो दिए और कुछ फर्टिलाइजर के दाने डालकर पानी दिया। मेरे पैर के पास कुछ कीड़े इकट्ठे हो गए जो मुझसे लड़ने की कोशिश करने लगे। मैंने हाथ में फावड़ा हिलाकर उन्हें भगा दिया और एक बिस्किट फेंककर उन्हें भटकाया। फोन से पता चला कि तापमान अचानक गिरने लगा है, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये बर्फबारी रुकेगी नहीं। कई लोग सोशल मीडिया पर बर्फ के नजारे शेयर कर रहे थे और उसे रोमांटिक बता रहे थे। मैं अब पूरी तरह दुनिया से कट चुका हूँ और बाहर से जुड़ने वाला मेरा अकेला जरिया यही फोन और मेरा वीचैट है। कई दिन बीत गए, बर्फबारी कम नहीं हुई और शहर में भीषण ब्लैकआउट हो गया है। मेरे लापता होने पर मेरे भाई को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। शायद उसे लगा कि मैं कारखाने जाते हुए ठंड से मर गया हो। ये दिन मैं अपने छोटे से शरण स्थल में खेती करता रहा, कीड़े पालता रहा और गेम खेलता रहा। एक दिन मैंने निगरानी देखा तो पता चला कि लिंगशियाओ सू किंग को लेकर मेरे घर आ गया है। वे दोनों कंबल में लिपटे लिविंग रूम में बैठे थे। लिंगशियाओ के चेहरे पर भिखारी जैसा मुस्कान था। किंग, तुम्हारे घर में कुछ खाने को है? सू किंग के चेहरे पर झुंझलाहट थी। बहुत नहीं, काश मैंने ज्यादा स्नैक्स खरीद लिए होते। अब डिलीवरी भी बंद है, मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहता। सू किंग ने तुरंत लिंगशियाओ की तरफ देखा। तुम्हारे घर में कुछ खाने को है क्या? क्या थोड़ा मुझे दे सकते हो? मेरे घर में माँ बाप और छोटा भाई भी है। वो इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट हमारे पूरे परिवार के लिए बिल्कुल नहीं है। लिंगशियाओ ने सीने पर हाथ रखकर दिल से कहा, किंग, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। लिंगशियाओ पास आकर सू किंग के कान में धीरे से बोला, कैसे हो सकता है? तुम झूठ मत बोलो। सू किंग ने अचानक पीछे हटकर हैरानी से भरा चेहरा बनाया। ऐसा नहीं हो सकता। लिंगशियाओ ने तुरंत अपने विशालीकरण सिस्टम का इस्तेमाल किया और मेज पर रखे एक मूंगफली के दाने को बड़ा कर दिया। मूंगफली का दाना एकदम से 100 गुना बड़ा होकर मेज पर दब गया। सू किंग की शक भरी शक्ल अब पूरी तरह से दम रह गई। उसने तुरंत लिंगशियाओ की बाह पकड़ी। बहुत कमाल है, तो क्या तुम हमारे घर के सारे खाने को बड़ा कर सकते हो? लिंगशियाओ ने आनंद से सिर हिलाया। हाँ, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। तुम ही जानती हो कि मुझे तुमसे प्यार है। अब जब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बचा सकता हूँ तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लिंगशियाओ का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। उसे यह बात महसूस भी नहीं हुई कि सू किंग की आंखों में एक चालाकी चमक रही है। फिर उसने एक मासूम सा चेहरा बनाकर लिंगशियाओ का हाथ पकड़ लिया। दरअसल मैं भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती हूँ, तुम जानते हो, बस पढ़ाई की वजह से पहले नहीं कह पाई। अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ, जब बर्फबारी थम जाए हम सगाई कर लेंगे। लिंगशियाओ खुशी से लगभग छलांग मारने लगा। बहुत बढ़िया, मुझे तो पता था कि क्योंकि तुम भी मुझे पसंद करती हो। मेरा भाई तो कहता था कि तुम मुझसे पैसे के लिए हो, पर मुझे लगता है कि उसका दिल ही काला है। तो तुम्हारा भाई? लिंगशियाओ ने बिल्कुल बेपरवाही से कहा, वो तो स्क्रू कसने गया है, बाहर अभी -50 डिग्री है, लगता है कि वो तो अब तक बर्फ की छड़ी बन गया होगा। वैसे भी मैं जो अपने इकोसिस्टम टैंक में छुपा हूँ, कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। बस अपनी जिंदगी आराम से चैन से जीना है। मैं मॉडल विला में वापस गया, अपने लिए एक बड़ा टुकड़ा हैम काटा, फिर वाटर टावर से पानी भरा, खुश होकर डिनर शुरू किया। मैंने स्वादिष्ट खाना खाया और खाना खाते हुए फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। बाहर बर्फबारी हो रही है, घर के अंदर मैं टॉमाहॉक स्टेक खा रहा हूँ, मजा ही आ गया। अचानक लिंगशियाओ ने तुरंत मेरी पोस्ट पर कमेंट किया, भाई तू मर तो नहीं गया ना? पोस्ट पर कमेंट करना तो ठीक है, उसने मुझे कई मैसेज भी भेजे।
भाई बाहर इतना ठंडा है, तू ठीक तो है ना? भाई तू कहाँ है? अभी भी स्टेक खा रहा है? मैं भी खाना चाहता हूँ। बाहर बहुत ठंड है, मैं बाहर नहीं जा सकता, कुछ मांस लेकर आना। उन सब सवालों का मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अभी अभी पी गई कोला की फोटो भेज दी। कोला के साथ स्टेक भी सेमिनियम पकाया है, स्वाद बहुत बढ़िया है। फिर लिन शियाओ ने मुझे तुरंत कॉल किया, भाई तू ये स्टेक कैसे खा पा रहा है? क्या तुम मेरे लिए लेकर आ सकते हो? मैं तो कई दिन से सूखे नूडल्स चबा रहा हूँ। भाई टिंग टिंग भी खाना चाहती है। हालांकि लिन शियाओ ने ऐसा कहा, लेकिन उसकी बातों के उस अहम लहजे से मुझे कुछ और ही मतलब निकला। क्यों मैं यहाँ उसके आगे पालतू बना रहूं? और वो इतना अच्छा खा रहा है। मैं हंसा और आसपास देखा, सब कुछ तापमान कंट्रोल था, बाहर की ठंड का कोई असर नहीं था। मैं अभी भी फैक्ट्री में था। ये स्टेक मालिक की निजी चीज थी। बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही थी, सड़कें बंद हो गई थी, घर पर ही अपना हल निकालो। लिन शियाओ मजबूत था, तुरंत पुराने जमाने की तरह मुझे कोसने लगा। यार घर के इंस्टेंट नूडल्स तो खाने लायक नहीं है। किंग किंग की तबीयत खराब हो जाएगी, तो मैं तुरंत बीच में बोल पड़ा, मेरा क्या, अगर उसे खाना है तो खुद ही खरीद कर लाए। मैंने फोन अचानक काट दिया और फिर सीसीटीवी चालू किया। सच में लिन शियाओ फोन पर पूरी तरह गुस्से में था। अब वो उस मोहब्बत भरे हीरो वाला रोल नहीं निभा रहा था। इतने सालों से ईमानदार बनने की उसकी मेहनत सच में काबिले तारीफ थी। फिर मैंने अपने गेम कंसोल खोला और जेल्डा खेलना शुरू किया। मैंने मेमोरी कार्ड में सैकड़ों 3 तार वाले अधिकारी सेव कर रखे थे, जो बोरियत के दिनों में मुझे काफी टाइम तक व्यस्त रख सकते थे। पेट भर खाने के बाद मैं असली चमड़े के बेड पर लेट गया और गहरी नींद लेने लगा। मैंने फोन निकाला, सीसीटीवी एप्लीकेशन खोलकर सुकिंग के घर के बाहर लगे ईयरपीस पर स्विच किया। फिर मैंने सुना सुकिंग और लिन शियाओ की आवाज। लिन शियाओ तो कमाल का है, अब हमारे घर खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी। ओहो, सच में मूर्खों को कभी कभी खुशियां भी मिलती है। ये सुकिंग की माँ की आवाज थी। लगता है उनके परिवार को पता चल गया है कि लिन शियाओ के पास विशालकाय बनने का सिस्टम है। मैंने ठंडी हंसी के साथ मॉनिटर बंद कर दिया। सुकिंग वाला पूरा परिवार क्या सामान है। मुझे अच्छे से पता है कि उनके घर का दिवालिया होना इसलिए था क्योंकि उनके पापा जुआ खेलकर पूरा घर बार गवा बैठे थे। वे हमेशा सोचते थे कि जो उनके पास आता है उसका इरादा कुछ और होता है। कई पड़ोसी कहते थे कि ये लोग बहुत दिखावे वाले हैं। यहाँ तक कि अगर डिलीवरी वाला बाहर ही थोड़ा लेट हो जाए तो भी वे उसकी शिकायत कर देते हैं और जुर्माना लगवाते हैं। ऐसे लोग कैसे सच में लिन शियाओ को पसंद कर सकते हैं? और वो सुकिंग, मुझे उससे नफरत है। वो तो दिखावे वाली है, सामने तो अच्छी लगती है, लेकिन पीछे कई लोग उसके इंतजार में रहते हैं। उसने कभी दिल से लिन शियाओ को नहीं माना। वैसे मैं भी उनके मामले में दखल नहीं दे सकती। आखिर मैं अब 100 गुना छोटी हो गई हूँ। ज्यादा दिन नहीं हुए कि लिन शियाओ का फोन आया। फोन पर उसकी आवाज बड़ी घमंडी थी। भाई एक अच्छी खबर बताता हूँ, मैं और सुकिंग साथ रहने लगे हैं। मैंने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, जैसे सुना ही ना हो। आज फिर ठंड बढ़ गई है और कीड़े को खिला रही थी। तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? खाना खाने वाले कीड़े अब थोड़े मोटे हो गए थे, लकड़ी के चूरन में इधर उधर घूम रहे थे और बिस्किट के लिए लड़ रहे थे। उसने कहा, भाई तुम्हारे यहाँ अजीब सी आवाजें आ रही है। मैंने कहा, क्योंकि मैं खेती बाड़ी कर रही हूँ। लिन शियाओ ने तुरंत कहा, इतना बर्फ गिर रही है, तुम खेती बाड़ी कर रही हो? मैंने सीधे उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बस कहा, उच्च तकनीक है। पहले जो स्ट्रॉबेरी के कटे हुए टुकड़े लगाए थे वो भी अब अंकुरित हो गए हैं। मुझे समय समय पर ड्रॉपर से पानी देना पड़ता है। पहले खरीदा हुआ हैम भी विला के स्टोर रूम में रखा है, वो मुझे काफी समय तक खाने को मिलेगा। उसने पूछा, भाई तुम आखिर कहाँ हो? तुम्हारे यहाँ तो स्टेक भी मिल रहा है और खेती बाड़ी भी कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ ठंड का असर नहीं हुआ क्या? अगर लिन शियाओ नहीं होता तो कैसे सोच पाता कि मैं कहीं गया तक नहीं, बस अपने स्टडी रूम में ही रहा। बस एक शीशे की परत की दूरी थी, फिर भी 2 पूरी तरह अलग अलग दुनिया थी। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे यहाँ ठंडी लहर का असर नहीं पड़ा। भाई जल्दी बताओ तुम कहाँ हो, मैं सुचिंग और बाकी को लेकर वहां चला आता हूँ। वैसे भी आगे चलकर हम सब एक परिवार होंगे। मेरी आवाज में थोड़ी मस्ती थी। तुम खुद ढूंढो, मुझे मिल गए तो उन्हें लेकर आना। उसका मतलब क्या है? तुम नहीं चाहते कि हम आए? मैं जो बड़ा भाई हूँ हमेशा छोटे भाई के प्रति सहनशील रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैं इतनी मस्ती भरी आवाज में उससे बात कर रहा हूँ। मैं बड़े कदमों से छोटे से बागीचे से विला की तरफ लौटा। मेरे स्टोर रूम में कई सूखे हुए सब्जियां रखी थी, जिनमें फ्रोजन स्ट्रॉबेरी, बीफ जर्की, चॉकलेट आदि शामिल थे। फिर मैंने हीटर और माइक्रोवेव मॉडल, जो असल में एक हीटिंग प्लेट था, चालू किया। फिर से गर्म किए बीफ जर्की को निकाला। गर्म करने के बाद वो तेल से चमकने लगा था। तुम वहां जाकर बीफ जर्क खा रहे हो? लिन शियाओ थोड़ा गुस्से में था, बेताबी से मेरी एड्रेस निकालने की कोशिश कर रहा था। मैंने बीफ का एक टुकड़ा फाड़ा और 2 बार चबाया। यह बीफ वाकई में खट्टा मीठा और मसालेदार था, बहुत जोरदार चबाने वाला भी। भाई तुम्हारे पास चाहे जो भी हो, तुम्हारे संसाधन सीमित है। तुम्हारा वो छोटा सिस्टम क्या काम का? मेरा ये बड़ा सिस्टम तुम्हारे संसाधनों को इतना बढ़ा सकता है कि सालों तक खा सकते हो। जल्दी बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। बाप, वो कोई मुझसे मिलने आना चाहता ही नहीं था, बस मेरा फायदा उठाना चाहता था। मैं तो वही कहता हूँ, मुझे ढूंढो तो आओ। फिर मैंने फोन काट दिया। मैंने मॉनिटर पर देखा तो लिन शियाओ गुस्से में था। उसने मेरे लिविंग रूम का सोफा पूरी तरह से तोड़ दिया था। कुछ ही देर में लिन शियाओ के बड़े सिस्टम वाले होने की बात पूरे अपार्टमेंट में फैल गई। कौन इस बात को बाहर निकाला, ये तो साफ था। लिन शियाओ के दरवाजे पर बार बार दस्तक होने लगी। लोग अपने अपने संसाधन लेकर उसके पास आते, उम्मीद करते कि वो उनकी खाने पीने की चीजें और ईंधन बढ़ा दे। शुरुआत में लिन शियाओ थोड़ा घबराया,
वो सोचा था कि सिस्टम छुपा लेगा, पर फिर सू किंग का परिवार तुरंत आ गया। सू किंग के माँ बाप ने लोगों को रोका और कहा, लिन श्याओ हमारे होने वाले दामाद हैं। अगर कोई सिस्टम इस्तेमाल करना चाहता है तो हमारे इजाजत से ही होगा। लिन श्याओ का सिस्टम चलाना उसके लिए मुश्किल होता है, उसे बदले में कुछ देना पड़ेगा। शुरुआत में लिन श्याओ को यह बात पसंद नहीं आई कि सू किंग के पेरेंट्स ने सबको बताया कि उसके पास सिस्टम है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा उसकी खुशी छू गई। हाँ, किंग मेरी पत्नी है, तुम्हारे माता पिता का आदेश चलना तो फितरत है। सू किंग ने खुलेआम लिन श्याओ की बाह पकड़ ली और लिन श्याओ ने एकदम आराम से उसके कंधे पर सिर टिकाया। और ऐसे ही सू किंग का पूरा परिवार लिन श्याओ के साथ मिलकर मिडिलमैन का काम करने लगा। हर कोई जो लिन श्याओ से विशालकरण सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए कहता है, उसे सू किंग के घर आधी सामग्री देनी पड़ती है। आधी सामग्री कोई सस्ती चीज नहीं होती, लेकिन अब जबकि यह सख्त ठंड वाला अंतकाल है और हर कोई मरते मरते है, तो यही एकमात्र रास्ता लगता है। लेकिन मैं निगरानी कैमरों से जान पाया कि लिन श्याओ के पास विशालकरण सिस्टम इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वो भी लगातार। इसका मतलब है कि वे भी मानते हैं कि जब तक लिन श्याओ के पास विशालकरण सिस्टम है, वे जरूर ठंड से नहीं मरेंगे। लेकिन वे एक बात भूल रहे हैं कि सिस्टम सामग्री को बड़ा कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास पहले से सामग्री होनी चाहिए। सिस्टम एक ही वस्तु पर सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आधी सामग्री बांटो, आधी बचाओ और फिर अनंत बार सिस्टम से बढ़ाओ। 3 पूरे महीने बीत गए। उस अपार्टमेंट में जीक्सियो का विशालकरण सिस्टम होने के बावजूद कोई भूखा नहीं मरा। इसलिए सबने अपनी सतर्कता छोड़ दी और बेपरवाह होकर सामग्री बर्बाद करने लगे। लेकिन तीसरे महीने के अंत में संकट आ गया। हर किसी के घर की असली सामग्री खत्म हो चुकी थी। भले ही जीक्सियो के सिस्टम से बढ़ाई गई हो, फिर भी खाने के लिए काफी नहीं थी। संसाधन बहुत कम थे और विशालकरण सिस्टम अब कोई फायदा नहीं दे रहा था। इसलिए उस बिल्डिंग में अराजकता बढ़ने लगी। हर जगह सामग्री की लड़ाई में मारपीट और लूटपाट होने लगी। लिन श्याओ पहले ही सुकविंग के घर आकर उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। निगरानी से पता चला कि सुकविंग का परिवार भी जान गया था कि अब लिन श्याओ के पास विशालकरण सिस्टम की मदद लेने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इससे सामग्री कम मिल रही है। लेकिन लिन श्याओ अब भी उनके परिवार का मुखिया था और इससे वे नाराज थे। वे कोई बहाना ढूंढकर लिन श्याओ को निकाल फेंकना चाहते थे। फिर सुकविंग ने लिन श्याओ से मुंह मोड़ लिया और सीधे सीधे कहा, मुझे तुम पसंद नहीं हो। लिन श्याओ जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा। पूरी ताकत से रिश्ता सुधारने की कोशिश की, लेकिन वे सब ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस सख्त ठंड वाले अंतकाल में कोई भी बेवकूफी से प्यार करने वाले की परवाह नहीं करता। फिर से शर्मिंदा होकर मैं अपने घर वापस आया, जो अब सू किंग और उसके परिवार ने पूरी तरह खाली कर दिया था। पहले लिन श्याओ की बड़ी हुई खाने पीने की चीजें भी वे सब अपने घर ले गए थे। अब ये मकान बस एक खाली खोल जैसा रह गया था। लिन श्याओ तो उनके घर जाकर हंगामा किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ उनका मजाक ही मिला। वे अपनी चीजें वापस नहीं देंगे, ये तो तय था। लिन श्याओ पूरी तरह निराश हो गया था और इस बीच मैं अपने छोटे से शेल्टर में आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था। जब भूख लगती तो थोड़ा स्ट्रॉबेरी चिप्स और ब्रेड वॉर्म्स खा लेता। खाना बनाने का मन ना हो तो स्टोर रूम से चॉकलेट निकालकर मुंह में डालता। खाली वक्त में चाय बनाकर पीता। हर सुबह सबसे पहले अपने हैमस्टर को खिलाता, फिर अपने लिए नाश्ता बनाता और फिर सब्जी के बगीचे में जाकर अपने लगाए हुए छोटे छोटे मशरूम देखता। दोपहर में अगर थोड़ा थक जाता तो झपकी लेता, फिर उठकर गेम खेलता, फिल्म देखता और आराम से खाता पीता रहता। बस एक दिक्कत थी कि यहाँ कोई मधुमक्खी नहीं थी, इसलिए मुझे खुद ब्रश लेकर स्ट्रॉबेरी के फूलों की परागण करनी पड़ती थी। लेकिन ये सब छोटी छोटी खुशियां थी। 3 महीने से मेरी कोई खबर नहीं थी कि अचानक लिन श्याओ का फोन आया। शायद उसे लगा था कि मैं ठंड से जम गया हूँ, लेकिन उसने सोच भी नहीं था कि मैं फोन उठा लूंगा। भाई बढ़िया है, मैं तो सोच रहा था कि तुम ठंड से मर गए। वो चॉकलेट खाते हुए गेम के क्लियर स्क्रीन को देखते हुए फोन पर बोला। लिन श्याओ की आवाज में थोड़ी सी रोने जैसी टोन थी। भाई तुम्हें पता भी नहीं कि सू किंग और उसका परिवार मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने मेरे विशालकाय होने के सिस्टम का इस्तेमाल करके पैसा कमाया। अब जब किसी को मेरा सिस्टम चाहिए नहीं तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जो लोग मुझसे सगाई करने वाले थे अब वे मुझसे अलग होना चाहते हैं। उनका पूरा परिवार ऐसे राक्षस हैं जो खा जाते हैं और हड्डियां तक नहीं छोड़ते। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। अब घर में गर्म पानी तक नहीं बचा है। मैंने फिर से चॉकलेट चबाई। खाने की आवाज बहुत कुरकुरी थी। लिन श्याओ तुरंत मुझ पर दया करने लगा। भाई जल्दी आ जाओ और मुझे ले चलो, खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं सच में भूख से मर जाऊंगा। तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारा इकलौता छोटा भाई भूख से मर जाए ना? मेरी आवाज वैसे ही शांत थी। मुमकिन नहीं। लिन श्याओ ने कुछ महसूस किया और अपनी आवाज अनजाने में तेज कर दी, जैसे कोई कुत्ता जिसकी पूंछ दबा दी गई हो। भाई तुम मुझ में बिल्कुल दिलचस्पी क्यों नहीं लेते? पहले तुम ऐसे नहीं थे। लिन श्याओ ने जोर से चिल्लाया। क्या तुम भी फिर से जन्मे हो? मुझे ये पता था, इसलिए मैंने हल्की हंसी दी। हाँ तो क्या हुआ? तुम भी तो फिर से जन्मे हो, तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें भी पता है कि सू किंग और वे लोग कौन है ना? फिर तुम मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताते? तुम इतने चालाक कैसे हो? मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसे एक वीडियो भेज दिया। वीडियो में मेरा माइक्रोसू विला वसंत जैसा गर्म और आरामदायक था। कुछ हैमस्टर रोटरी पर दौड़ रहे थे। इकोसिस्टम टैंक में हरियाली छाई हुई थी। मेज पर चॉकलेट और मांस के टुकड़े भरे हुए थे, जैसे कहीं सर्दी में कोई असर ही न किया हो, जैसे मैं किसी दूसरी जन्नत में हूँ। वीडियो भेजते ही लिन श्याओ तुरंत टूट गया। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो? तुम्हें पता है मैं अभी कितना बुरा हाल हूँ। जल्दी आकर मुझे ले जाओ। स्वार्थी?
जब तुम मुझे बर्फ की खाई में ढकेल रहे थे तब तुम स्वार्थी नहीं थे क्या? अब तुम तो फिर से जन्मे हो, तुम्हें सर्दी की खबर है, फिर भी तुमने मुझे कभी बताया नहीं। बस अपनी देवी की चापलूसी में लगे रहते हो। क्या वह स्वार्थ नहीं है? लिन श्याओ मानो मेरी भलाई को अपना हक समझता था और कभी मेरे हालात पर ध्यान नहीं देता। उसे मुझसे थोड़ी कृतज्ञता होनी चाहिए थी। मैं कोई संत नहीं हूं। अगर तुम मुझे अपना असली भाई नहीं मानते तो मुझे तुम्हें फिर से बचाने की कोई जरूरत नहीं। भाई, सच में मैं तो सुअरों के तेल में चूर था, तभी उस सू किंग के चक्कर में पड़ गया। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं तुम्हारा अकेला छोटा भाई हूँ। मैंने बस यूं ही कहा, तो फिर मर जाओ। वैसे भी मैं तुम्हारे भरोसे अपनी बुढ़ापे की देखभाल नहीं करने वाला। कहते ही मैंने फोन काट दिया। मुझे अंदाजा था कि फोन की दूसरी तरफ लिन श्याओ कितना पागल हो गया होगा। सुरक्षा कैमरे से मैं देख सकता था कि लिन श्याओ पूरे दिन घर में पागलपन की हद तक दीवारें मार रहा था। खासकर मेरी स्टडी के दरवाजे को उसने जोर जोर से ठोका। लेकिन मेरा स्टडी रूम का दरवाजा मजबूत सिक्योरिटी डोर था, वो चाहे कितना भी गुस्सा निकाले अंदर नहीं आ सकता था। एक दिन मैंने देखा कि लिन श्याओ कुछ बिस्किट लेकर आया। दरवाजे के बाहर लगे चोरी सुनने वाले यंत्र से पता चला कि ये बिस्किट सू किंग के घर से चोरी किए गए थे। सू किंग का पूरा परिवार सामान लेने नीचे गया था, बस उसका बेवकूफ छोटा भाई लिन श्याओ घर में था। उसने उसे धोखा देकर दरवाजा खुलवाया और फिर उनके घर की सारी राशन चुरा ली। मॉनिटरिंग में ये सब देखकर मैं हंस पड़ा। कुत्ता कुत्ते को काट रहा है, सच में मजा दीदार था। हंस हंस के मर जाने वाला था। जैसा सोचा था, सू किंग का परिवार सामान लेकर लौटा तो पता चला कि घर चोरी हो गया है। वो गुस्से में फूट पड़ा और मेरे घर के बाहर दरवाजा तोड़ने फोड़ने लगा और गालियां देने लगा। लिन श्याओ अभी भी एक कछुए की तरह सिर अंदर करके छिपा हुआ था और बाहर निकलने को तैयार नहीं था। मेरा घर का दरवाजा वाकई बहुत मोटा है। जब मैं घर सजाने के टाइम खास तौर पर सबसे ज्यादा फटने से बचाने वाला सामान चुना था, तो भले ही सू परिवार के पिता पुत्र मेरे घर के बाहर 3 दिन 3 रात तक चिल्लाते और मारते रहे, अंदर बैठे लिन श्याओ को कोई खतरा नहीं हुआ। पर अचानक सू किंग ने आवाज में कर्कशपन लेकर लिन श्याओ से कहा, लिन श्याओ, झगड़ा मत कर, तू खाना हमें वापस दे दे, फिर हम दोनों साथ हो जाएंगे, ठीक है? जो मैंने पहले कहा था सब गुस्से में था। असल में मैं तुझसे प्यार करती हूँ। हम तो सगाई तक कर ली थी, तुझे याद नहीं? सू किंग दरवाजे के दूसरी तरफ से ये सब नकली प्यार दिखा रहा था। वो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे था और कुछ उम्मीद लिए हुए था कि लिन श्याओ फिर से बेवकूफी करेगा। अगला जो हुआ वो मैं सह नहीं पाया। जैसे ही लिन श्याओ दरवाजा खोला, बाहर छिपे सू किंग के पापा ने उसे जोरदार धक्का मारा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। वो दर्द से सिर पकड़कर बैठा रहा और देखता रहा कि उनका पूरा परिवार सारे खाने की चीजें फिर से उठा ले गया। सू किंग की मम्मी जाते वक्त लिन श्याओ के पेट पर जोर से लात मारी। मेढक स्वान का मांस खाने की सोच रहा है? तुझे कैसे हिम्मत हुई मेरी बेटी से शादी करने की? एक बड़े आदमी होते हुए भी तेरे हाथ पैर कितने गंदे हैं। चुराने की हिम्मत कैसे हुई? लिन श्याओ जमीन पर पड़ा रहा, हिल नहीं पाया। वो खाना तो मेरी बनाई हुई चीजें थी, तुझसे मिलते ही मेरी किस्मत ही खराब हो गई। सू किंग ने फिर से एक लात मारी और जो लिन श्याओ दरवाजे पर खड़ा था उसे धक्का देकर रास्ता साफ किया और सारे खाने को अपने घर वापस ले गए। लिन श्याओ सिर पकड़कर दरवाजे पर बैठा रहा और बहुत देर तक रोता रहा। भले ही उसके पास अब बड़ा सिस्टम था, लेकिन उसका कोई सामान बचा ही नहीं था। सबसे बुरा वक्त था जब उसने फिर से मुझे कॉल किया। फोन लगते ही लिन श्याओ चिल्लाने लगा, भाई, मुझे मार दिया गया, मुझे बहुत बुरी तरह मारा गया, मेरा शरीर ठंडा हो रहा है, क्या तुम आकर मेरी मदद कर सकते हो? अगर पहले होता तो मैं जरूर भाई के लिए दुखी होता, चाहता कि सारी तकलीफें खुद सह लूं, लेकिन अब भाई की इस रोने वाली बात सुनकर मैं सिर्फ हंसना चाहता था। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारे ही हक का था। मैंने फोन काट दिया और बैक्स जाकर इको संवरण टैंक में चूहे पकड़ने लगा। दिन बीतते गए। सू किंग जब भी दरवाजा खोलता तो लिन श्याओ को बर्फ की मूर्ति बनकर पाया। शांगवू ने उसे एक लात मारी, उसकी मौत की परवाह किए बिना। फिर 10 महीने बीत गए। करकराती ठंड ने पूरे शहर को जमा कर रख दिया था, जैसा मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सोचा था। मेरी इको संवरण टैंक तो जम नहीं पाई। करकराती ठंड खत्म होने के कुछ हफ्ते पहले सू किंग के घर पर डकैती हुई, क्योंकि उनके परिवार की आवाजें हमेशा से इमारत में खराब मानी जाती थी और लिन श्याओ की कमाई से भी कई लोग उनसे जलते थे। ठंड के आखिरी हफ्तों में हर किसी के घर में ईंधन खत्म हो चुका था, लेकिन किसी ने मालिकों के ग्रुप में संदेश भेजा कि सू किंग के घर में बहुत सारा कोयला बचा है। कई लोग कुल्हाड़ी लेकर झुंड में उनके घर के सामने आ गए, दरवाजे पर तोड़फोड़ करने लगे और चिल्लाने लगे कि कोयला बाहर निकालो। सू किंग और उनके परिवार ने ना तो कोयला दिया, ना ही दरवाजे के बाहर खड़े लोगों को कोई अच्छा जवाब दिया, जिससे गुस्साए भीड़ ने कई बार मिलकर उनके घर पर हमला किया। दरवाजे पर तोड़फोड़ रात दिन होती रही। अंत में 4 दिन बाद सू किंग के घर का दरवाजा पूरी तरह टूट गया और उनके सारे सामान लूट लिए गए। पूरा परिवार दीवार के कोने में सिकुड़कर ठिठुर रहा था। ईंधन खत्म हो जाने के आखिरी कुछ हफ्तों में वे बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। सीढ़ियों में एकदम सन्नाटा छाया था। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी थी। पूरी जगह निराशा से ठंडी हुई बर्फ की मूर्तियों से भरी हुई थी और मैं अपनी छोटी सी शरण स्थल में आराम से खा पी रहा था। उल्टा पेट के मसल्स भी बन गए। मैं आखिरी पल तक टिक गया। फोन पर खबर आई कि तापमान बढ़ रहा है। सूरज आखिरकार हजारों बादलों की परतों को तोड़कर बाहर आया। लंबे समय बाद की धूप जमीन पर बिखर गई। बर्फ और बर्फीली चादर पिघलने लगी। मैं उसी वक्त स्ट्रॉबेरी के पौधे को पानी दे रहा था कि शरीर में एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। जो शरीर छोटा हो गया था अचानक फिर बड़ा हो गया। मैं फिर से अपनी असली शक्ल में आ गया। मेरे पैरों के नीचे का पूरा वातावरण और मॉडल बेहद छोटा दिखने लगे।
मैंने फोन से स्टडी रूम का दरवाजा खोला और एक बिखरी खुरी हुई लिविंग रूम देखी। अजीब बात यह थी कि सिर्फ मैं ही सामान्य आकार में था, बाकी सब चीजें अपने पुराने साइज में थी। शायद ये विशालकाय और सिकुड़ने वाले सिस्टम में कुछ फर्क होगा। आखिरकार सिस्टम तो अपनी मर्जी से चलता है। मैं खिड़की के पास खड़ा था और बच निकले लोग इमारत से बाहर भागते हुए जमीन पर घुटने टेककर दर्द में चिल्ला रहे थे। मैंने भी आसमान की ओर खिंचाव करते हुए एक झपकी ली। अब मैं आखिरकार पूरी तरह से खुश था।